गुड आफ्टरनून। जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण हो सकती है और उसके बाद बहुत जल्द ही आप लोग की परीक्षा की बहुत तेजी से जो लेने का एग्जाम लेने की प्रवृत्ति है वह सरकार बहुत एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि सरकार के विरोधी या कोई भी सरकार के पास दो बड़ी मुद्दा है। एक, बिहार में रोजगार हो, उसके लिए बहुत सारी औद्योगिक संस्थान स्थापित हो। दूसरी, सरकारी नौकरी अधिक से अधिक सरकार दे। यह बिहार की सबसे पहली प्राथमिकता है और इस आधार पर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बिहार में बहुत सारे ऐसे कार्य होने जा रहे हैं। परीक्षा होगी जिसमें दरोगा, एडीओ आदि की परीक्षा आपके होने जा रही है। तो इस क्रम में हम लोग मॉडर्न भारत पढ़ रहे हैं। मॉडर्न भारत में हम बता दें कि आपको कुछ प्रश्न का भी हम प्रैक्टिस कराएंगे और उस प्रैक्टिस में आज की क्लास के बाद आपको पिछले क्लास में जब हम आएंगे तो वहाँ आपको मॉडर्न भारत के जो प्रश्न हम पढ़ाए हैं वहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को हम आपको होम टास्क कराने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे लॉर्ड ब्लेजली। तो लॉर्ड ब्लेजली के काल में कुछ और बड़ी घटना घटित होती है, जैसा कि हमने पढ़ा कि सहायक संधि लागू किया। उन्होंने चतुरंगल मैसूर युद्ध यानी श्रीरंगपट्टनम के युद्ध से जो है टीपू सुल्तान का अंत कर दिया। फिर उससे आगे हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान के हत्या के माने मरने के बाद, उसकी हत्या हो जाने के बाद जो युद्ध में मारा गया, उसके बाद ओडियार वंश के एक छोटे से नाम मात्र के शासक को प्रताप सिंह तृतीय एवं तृतीय वडियार के नाम से राजा बना दिया। तो वडियार वंश के वंशज को राजा नोमनली बनाकर उससे 1799 में सहायक संधि कर लिया। इस प्रकार हम देखेंगे कि मैसूर राज जो टीपू सुल्तान द्वारा स्थापित जो हैदर अली द्वारा स्थापित हुआ था और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज का विरोध किया, अंततः वह समाप्त हो गया। इस ब्लेजली के काल में ही द्वितीय अंगल मराठा युद्ध भी हुआ है, जो आप पढ़ चुके हैं, जिसके द्वारा मराठा का प्रभाव बहुत अधिक जो था उसको समाप्त कर दिया गया और सभी प्रमुख मराठा सरदारों से सहायक संधि करने के लिए विवश किया ब्लेजली ने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि पेशवा ने तो स्वयं जाकर ब्लेजली से सहायक संधि किया 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। ब्लेजली के काल में कुछ और बड़ी बात हैं जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ब्लेजली के काल में और जो बड़ी बात है वह है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा भारतीय धर्म, सांस्कृतिक और भाषाओं का अध्ययन, प्रशिक्षु पदाधिकारियों के लिए प्रारंभ किया। देखिए, लॉर्ड ब्लेजली के काल में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है और वह बात है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ, जुलाई 1800 ईस्वी में हुआ और यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा जो भारत में प्रशिक्षु यानी सिविल सर्वेंट जो आएंगे कंपनी की, उसके लिए यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता था। उन्हें भारतीय धर्म, सांस्कृतिक, समाज, भाषाओं आदि का ज्ञान उन्हें दिया जाता था कि भारत के धर्म क्या है, समाज क्या है, उनके बारे में उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता था ताकि वे भारत पर जब शासन करेंगे तो भारतीय धर्म, सांस्कृतिक, समाज को समझे और उसके आधार पर वह भारत में शासन करने का प्रयास करे।
लॉर्ड वेलेस्ली के बाद हम देखेंगे बहुत ही कम समय तक, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद बहुत ही कम समय तक एक और गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो बंगाल का गवर्नर, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, वह बहुत ही कम समय रहा, मात्र 2 साल तक रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर लॉर्ड मार्लो जो 1805 से 1805 से आप देखेंगे कि शुरू होता है और 1810 के बीच में जो है क्या आया हुआ था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बाद वो आए, लेकिन जो आगे बड़े ही महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम लोग को जानने का प्रयास करना चाहिए, जानना चाहिए, और वह है सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में हम लोग को जानना है कि लॉर्ड वेलेस्ली के बाद अठारह सौ 5 से 7 तक रहे। इनके काल में मात्र एक बड़ी घटना है, बेल्लौर का विद्रोह। यह विद्रोह 1806 में हुआ था। इस विद्रोह का दूसरा कारण था टीपू के वंशज को बेल्लौर विद्रोह द्वारा सैनिकों अपने मांगों को रखा। तीसरा, इसके द्वारा टीपू के वंशज को राजा घोषित किया गया। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आएंगे, और वह होंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मार्लो के समय में जो सबसे बड़ी घटना है 1806 ईस्वी का है, और वह घटना है बेल्लौर विद्रोह। बेल्लौर कर्नाटक में है, जहां एक भारी विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह का मूल कारण यह थी कि वे अपनी मांग रखना चाहते थे। वे चंदन जो लगाते थे, टीका जो लगाते थे, बाल जो रखते थे, उसका ब्रिटिश कंपनी के आदेश के अनुसार रखना गलत था, जबकि वे चाहते थे कि हम अपनी धार्मिक मांगों को रखें। और भेदभाव जो हो रही थी श्वेत सैनिकों और भारतीय सैनिकों और श्वेत सैनिकों के बीच जो विद्रोह था, उसको भी रोकना इनका एक बड़ी ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। 1806 ईस्वी में जब बेल्लौर विद्रोह हुआ, उस समय विलियम बेंटिंग वहाँ का मद्रास का गवर्नर था। तो सैनिकों ने अपने मांगों को रखकर एक बड़ी विद्रोह किया, बेल्लौर विद्रोह। यह बेल्लौर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ। अब हम लोग मिंटो के काल में पढ़ेंगे। लॉर्ड मिंटो, ये लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी तक ये पद पर हैं। इनके काल में जो बड़ी घटना होती है, जिसमें हम देख सकते हैं अमृतसर की संधि। ये अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809
1809 ईस्वी में हुआ। यह संधि जो है महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ। इसके द्वारा दोनों ने एक सीमा निर्धारित की। दूसरा बड़ी बात जो हमको पढ़ना है, चार्टर एक्ट 1813। इस चार्टर के द्वारा जो बड़ी बातें की गई, हम लोग इस पर चर्चा करें। लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में चार्टर लाया गया, चार्टर एक्ट 1813। इस चार्टर एक्ट की 3 बड़ी बातें थी। पहला, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां का समापन केवल चाय और चीन देश के साथ व्यापार का एकाधिकार रहने दिया गया। तीसरी बड़ी बात, 1,00,000 रुपया भारत में लोक कल्याण के लिए शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय। यह शिक्षा के पश्चात ज्ञान विज्ञान पर खर्च। पांचवी बड़ी बात, ईसाई मिशनरी नरियों को औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की छूट दिया गया। अब हम देखेंगे कि लॉर्ड मिंटो बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं। इनके काल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया, और वह कार्य किया गया कि अमृतसर की एक संधि होगी। ये अमृतसर की थोड़ा संधि को आप देखें, 1809 ईस्वी में 25 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि होती है, और इस संधि द्वारा महाराजा रंजीत सिंह और दूसरा जो बड़े महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेज दोनों के राज विस्तार को एक मौका मिला, जिसके द्वारा SIS निर्धारित किया गया, जिसके अंतर्गत सतलज नदी के पश्चिम और सतलज नदी के पूरब राज विस्तार को एक आधार दिया गया। कहा गया कि महाराजा रंजीत सिंह सतलज नदी के पश्चिम में विस्तार करेंगे और सतलज के पूरब में हम
अंग्रेज विस्तार कर पाएंगे। तो हम यह जानते हैं कि अमृतसर की संधि जो 25 अप्रैल 1809 को हुआ, यह एक बड़ी ही खतरनाक इस दृष्टि से था कि महाराजा रंजीत सिंह को भारतीय समाज और धर्म में उनकी जो गतिविधियां थी उसको कम कर दिया गया, उन्हें राजनीतिक रूप से शिथिल बना दिया गया और इसका लाभ अंग्रेज ने अपने लाभ के लिए किया और वह अपना विस्तार किया। मराठा के साथ तृतीय अंगल मराठा युद्ध लड़ा, आगे चलकर हम देखेंगे, और फिर उसे अपने राज्य में मिला लिया। क्योंकि अभी भी भारत में दो बड़ी शक्ति थी, और एक शक्ति जो महाराजा रंजीत सिंह और दूसरी शक्ति मराठा। यह दो शक्ति यदि एक साथ मिल जाती, यदि आपस में मिल जाता, तो मिलने के बाद अंग्रेज के लिए एक खतरा बन सकता था। इस खतरा से बचने के लिए ही अमृतसर की संधि की गई थी। दूसरी बड़ी बात जो हम लोग जानना चाहते हैं यह है चार्टर एक्ट 1813। जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कहा गया था कि 20 सालों पर चार्टर एक्ट आएगा, ऐसा ही 1793 में आया और दूसरा 1813 में। मिंटो प्रथम के काल में चार्टर एक्ट की कुछ बड़ी बातें थी कि कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। जैसा कि जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली एकाधिकार दी गई थी पूर्वी व्यापार का, उस पर विराम लगा दिया गया, रोक दिया गया, स्टे कर दिया गया 1813 ईस्वी को। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ व्यापार करने के लिए और चाय यानी चायपत्ती, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने में अपनी वर्चस्व बनाई रखी, और इसी का परिणाम है कि हम देख सकते हैं कि कंपनी को यह एकाधिकार बना रहा। दूसरा है कि केवल चाय और चीन देश के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा, यानी 1600 में जो पूर्वी व्यापार का पूरा एकाधिकार मोनोपोली थी उसको समाप्त कर केवल चाय और चीन के साथ रहने दिया गया। और 1 लाख रुपया अगले जो महत्वपूर्ण इस चार्टर में किया गया, 1 लाख रुपया कंपनी को सालाना वेलफेयर अवधारणा पर खर्च करने के लिए कहा गया। लोक कल्याणकारी कार्यों पर कंपनी ने 1813 के चार्टर के द्वारा पहली बार 1 लाख रुपया खर्च करना प्रारंभ किया। सालाना, साल में 1 लाख रुपया खर्च की जाएगी, और वह खर्च शिक्षा पर की जाएगी, और वह शिक्षा के पश्चात वेस्टर्न ज्ञान विज्ञान पर की जाएगी। इससे हम लोग को क्या लाभ मिला कि उससे आधुनिक शिक्षा की एक प्रवृत्ति बनी। हम लोग भी देश विदेश में हो रही घटना, खोज, विभिन्न प्रकार की बातों को समझने का मौका मिला, और इन सब बातों से भारत में जो एक नई प्रवृत्ति पनपी, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो निसंदेह यह एक बहुत बड़ी बात थी कि 1 लाख रुपया सालाना जो खर्च करने की बात की गई थी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि चाय और चीन देश के साथ व्यापार पर भी हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर ही खर्च किया जाएगा। ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की छूट दे दिया गया। यहाँ देखिए आप, धर्म प्रचार की छूट दे दिया गया, यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। यानी धर्म प्रचार तो प्राचीन काल से ईसाई करते आ रहे हैं। 40 AD में ईसा मसीह के मित्र, शिष्य, उनके अधीनस्थ यानी शिष्य सेंट थॉमस भारत आया था। लेकिन कंपनी ने अब यह औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से मान लिया कि ईसाई मिशनरी भारत में धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वह अपना विस्तार कर सकते हैं, वह अपना प्रभाव जमा सकते हैं। हम दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि भारत में जो शिक्षा थी, भारत की जो प्रचार प्रसार थी, उसमें ईसाई धर्म का महत्व बढ़ गया,
शैक्षणिक संस्थानों में भी ईसाई धर्म से संबंधित पठन पाठ होने लगे और भारतीयों को हर स्तर पर ईसाई बनाने की प्रक्रिया को अधिक बल मिली, जिसके परिणाम स्वरूप वह एन कैन प्राक्रेन किसी भी प्रकार साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग कर वह अपना धर्म प्रचार को महत्व देने लगा। धर्मांतरण की एक प्रक्रिया तीव्र गति से शुरू हो गई। धर्मांतरण तो पहले भी की जाती थी, लेकिन अब और तेजी से की जाने लगी। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल जो बंगाल के हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, और वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका समय है 1813 से 23 एडी तक, ये भारत के एक प्रशासक, सबसे बड़े प्रशासक के रूप में आए और बंगाल के गवर्नर के रूप में इनकी बड़ी ही अहम भूमिका है। इन्होंने कई युद्ध किया। इस समय कंपनी की काफ़ी विस्तार हुआ। कंपनी अपनी सशक्त, हम यह मान लें कि कंपनी सबसे भारत के सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ, तो वह स्थापित करने वाला अंततः जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है और 10 वर्षों तक यह भारत के सबसे बड़े प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निष्पादन करता है। और इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि ये कुछ बड़ी कार्य करता है, जिसके कारण कंपनी भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन जाती है। यदि आपसे ये प्रश्न हो कि कंपनी भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई, तो निसंदेह हम मराठा के पराजय करने के बाद समझेंगे, और ये मराठा का पराजय लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। इनके काल में क्या क्या घटना हुई, थोड़ा इस पर हम ध्यान देंगे। पिंडारियों का दमन, 1814 से 16। पिंडारियों का नेता कौन कौन था, तो देख लें। वासिल, चित्तू, आदि। एक और नाम है, बड़ी महत्वपूर्ण है, और करीम खां। ये पिंडारियों के महत्वपूर्ण लीडर। दूसरा हम देखें कि महत्वपूर्ण है अंगल नेपाल युद्ध। ये अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच चला। इसके परिणाम स्वरूप सुगोली की संधि 1816 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बड़ी बात जो आपको इनके काल में जानना है, वह है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच। और इसके परिणाम स्वरूप जो होगा संधि मंदसौर, ग्वालियर, और तीसरा
पुणे की संधि हुआ। पेशवा पद समाप्त। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में रखा। अब आप देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हमने चर्चा अभी अभी की कि अंग्रेज की सबसे सशक्त भारत की राजनीतिक शक्ति बनाने में अंतिम रूप से जो बड़ा योगदान है, उस योगदान में हम लॉर्ड हेस्टिंग्स की चर्चा कर सकते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में भारत की सबसे बड़ी शक्ति अंग्रेज बन गया, कंपनी बन गई। हालांकि उसके बाद भी भारत का विस्तार हुआ, जैसा कि सिंध को जीता जाएगा, सिख राज को जीता जाएगा, बिलेजली की जो है हड़प नीति से बहुत सारे राज्यों को मिलाने का प्रयास किया जाएगा, अवध को जो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर मिलाने का प्रयास होगी, ये सब अपनी जगह होगी। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति, जो भारत में यह माना जाता था कि मुगल का उत्तराधिकारी होगी, तो वह शक्ति कौन होगी? मराठा। पेशवा के नेतृत्व में मराठा ने शिवाजी के सपनों को साकार करने का एक बेहतर प्रयास किया, लेकिन आपसी एकता ने मराठा के पतन को नहीं रोक सकता, और आंतरिक कलह ही उनके पतन का सर्वप्रमुख कारण बना। और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में पिंडारियों का दमन किया गया। ये पिंडारियों कौन थे? तो ये पिंडारी के बारे में हमको जानना है। इसको पिंडारियों को मराठा का शिकारी कुत्ता कहा गया। ये पिंडारियों कौन थे? ये पिंडारी मराठा के सेना में अधिकारी थे, सैनिक थे, मुख्यतः ये सैनिक थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बिलेजली की सहायक नीति के अंतर्गत पेशवा, फिर ग्वालियर, भोसले, होलकर, जो आप पढ़ चुके हैं, नियमित रूप से आप यदि पढ़ रहे हैं तो आपको सब हमने पढ़ा दिया। इनके साथ अंग्रेज ने सहायक संधि कर लिया, बिलेजली ने सहायक संधि करने के लिए विवश किया। तो जब ये पिंडारियों सहायक संधि कर लिया, तो फिर मराठा के सहायक संधि होने के बाद पिंडारियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। अब ये चूंकि मराठा ने जब सहायक संधि की, तो सेना रखने के लिए अंग्रेज को धन संपत्ति के बदला उन्होंने मुक्त जमीन दिया, भूमि दिया। तो अब वित्तीय बोझा अधिक उठाने की स्थिति में मराठा नहीं है, और इस स्थिति में मराठा अपना बहुत बड़ा क्षेत्र जो है जब अंग्रेज को दे दिया सेना के रखने के बदले में, तो निश्चित ही वो अपना सेना में कटौती कर दिया। तो सेना में जो कटौती किया उसमें पिंडारी सर्वप्रमुख है, पिंडारियों की संख्या अधिक है। और पिंडारियों को कहा गया है कि ये मराठा का शिकारी कुत्ता था। पिंडारियों का मराठा के सेना में क्या महत्व था, तो आप इससे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि शिकार जब हम हंटिंग करने जाते हैं, आखेट करने जाते हैं, तो जिसमें कुत्ता की अहम भूमिका होती है, उसी प्रकार युद्ध में जब मराठा युद्ध करने जाता था तो पिंडारियों का उसी तरह का महत्व था। जब सहायक संधि के बाद मराठा ने सेना में छटनी किया, सेना से सैनिकों को रिवेट किया, हटाया, कटौती किया, तो उस स्थिति में अब इस पिंडारियों के पास जीविका जीने की समस्या आ गई। अब वह जीवन जीने के लिए एक रास्ता अपनाते हैं, और वही रास्ता होता है उनका
लूट मार, अपने जीने के लिए इन्होंने लूट मार शुरू कर दिया, लूटपाट करना शुरू कर दिया। और लूटपाट को ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक आधार बना लिया। वास्तव में अब मराठा को समाप्त करने का प्रयास हेस्टिंग्स ने बना लिया और मराठा के बीच हस्तक्षेप करने के लिए उसने पिंडारियों को एक माध्यम बनाया, एक मोहरा बनाया, एक अपना उसको एक फैक्टर बना दिया। पिंडारियों के दमन करने के समय बड़ी ही कठोरता से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन करने की नीति अपनाई और जो सहायक संधि थी, सब्सिडरी सिस्टम लागू ब्लेजली ने की थी, जो उस इम्प्लीमेंट हुई थी, उस सहायक संधि के अनुसार अंग्रेज के मित्र राजा के मित्र, अंग्रेज के दुश्मन राजा के दुश्मन। तो जब पिंडारी अंग्रेज का दुश्मन है, कंपनी की दुश्मन है, तो वह मराठा राजाओं के भी दुश्मन है। इसी आधार पर मराठा के दमन करने समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कई आरोप मराठा पर लगाया कि आप हमें संधि के अनुरूप सही सहयोग नहीं दे रहे हैं। स्वाभाविक है, जो कल तक हमारी सेना में थी, बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाती थी, आज यदि वह सेना से बाहर है तो उसके प्रति कहीं न कहीं हम में इमोशन है और जब हम में उसके प्रति भावना है, भावनात्मक लगाव है, तो यह अटैचमेंट हमें कहीं न कहीं कमज़ोर करती है। इस स्थिति में देखेंगे कि युद्ध करते हुए बासिल मारा जाएगा। चीतू जो जंगल में भाग गया, कंपनी के सैन्य दबाव में आकर, कहा जाता है कि उसे चीता खा गया। और तीसरे जो करीम खां महत्वपूर्ण नेता मोहम्मद वासिल, तो मोहम्मद वासिल के बाद वासिल मारा गया। चीतू के बारे में कहा जाता है कि चीतू को चीता ने खा गया। और तीसरा करीम खां है, करीम खां को गोरखपुर में इसे जागीर दे दिया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तीन अलग अलग एंगल के जो व्यक्ति हैं उनके साथ तीन प्रकार का कार्य किया गया। हम यह भी जानेंगे कि करीम खां को गोरखपुर क्षेत्र में जागीर देकर अंग्रेज ने इसका समापन करना चाहा और मराठा विशेषकर ग्वालियर को कहा, ग्वालियर के सिंधिया को, कि आपने सहायक संधि का सही से पालन नहीं किया है। अब आइए हम लोग दूसरा बात करें कि अंगल मराठा युद्ध जो 1814 से 16 के बीच हुआ, इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी के साथ दुर्भावना बास एक दिखावटी थी। अंगल नेपाल युद्ध का एक सामान्य कारण नहीं थी, यह तात्काल कारण हो सकती है। इसके पीछे सामान्य कारण, जो मूल कारण थी, कि अंग्रेज चाहता था कि नेपाल भी हमारे प्रभाव में हो और वहाँ के संसाधनों का भी हम उपयोग करें, यानी हम नेपाल का भी शोषण करें। यह विचार हेस्टिंग्स के मस्तिष्क में गूंज रही थी और उनके मस्तिष्क में, दिमाग में जो गूंज रही थी, उसी के परिणाम स्वरूप अंगल नेपाल युद्ध होता है। और इस युद्ध का समापन 1816 का एक सुगौली की संधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुगौली की संधि के द्वारा इस युद्ध का समापन होता है, जिसमें नेपाल के एक बड़े तराई क्षेत्र, जिसमें उत्तराखंड के बहुत बड़े भाग है, हमने नेपाल से छीन लिया। तो नेपाल का एक बहुत बड़ा भाग ले लिया गया। गोरखा रेजिमेंट के महत्व को भी इस समय समझा गया
और 1857 के विद्रोह को दबाने में गोरखा ने बड़ी ही निर्णायक भूमिका निभाने वाले योगदान दिया। तो गोरखा रेजिमेंट को भी सुगोली की संधि के बाद अंग्रेज उनके महत्व को समझने लगे। अब आइए हम लोग देखें तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच होता है। इस युद्ध में कौन सी ऐसी बड़ी घटना हुई, तृतीय अंगल मराठा युद्ध क्यों हुआ, हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। फिर भी हम आपको सुविधा के लिए बता दें कि तृतीय अंगल मराठा युद्ध जो तात्कालीन कारण किरकी, पुणे के पास किरकी में जो पेशवा के दरबार में रहने वाला रेजिडेंट था वह किरकी में रहता था, उसमें आग लगाना माना गया। लेकिन वास्तविक कारण यह है कि अब लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठा को पूरी तरह आत्मसात करना चाहता है, क्योंकि अब मराठा की शक्ति छीन हो गई है। महाराजा रंजीत सिंह अपने राज विस्तार में लगा हुआ है। इस स्थिति में मराठा के लिए अब जीवनदान देना मराठा को उचित नहीं है, बल्कि उसका जीवन ले लेना यानी उसके राज को छीन लेना ही सबसे उपयुक्त समय लगा। और इन्हीं परिस्थितियों में तृतीय अंगल मराठा युद्ध होता है और अंततः आष्टी और कोरेगांव जैसे युद्ध में मराठा की निर्णायक पराजय होती है और मंदसौर, ग्वालियर और पुणे की संधि द्वारा एक के बाद एक कंडीशन कंपनी द्वारा, अंग्रेज द्वारा मराठा पर थोप दिया जाता है। बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा है उसे बंदी बनाकर उसे कानपुर के पास बिठूर भेज दिया जाता है, जहां उसे जागीर दिया जाता है। यही बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र ढूंढू पंथ यानी नाना साहब 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करता है। इस प्रकार मराठा के पराजय के बाद अंग्रेज का प्रभाव काफी बढ़ जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के काल में प्रेस विज्ञप्ति लाया गया था। 1823 में 1823 में 1823 में प्रेस विज्ञप्ति लाया गया था, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर कई प्रकार के प्रतिबंध, कंडीशन, सेंसर लगा दी गई थी। तो प्रेस विज्ञप्ति 1823 काफ़ी अंग्रेज कंपनी अपनी प्रभाव को बनाने के लिए लागू किया था और काफ़ी सफलतापूर्वक इसका इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास किया था। अब आगे जो बंगाल का गवर्नर जनरल आ रहा है वह है लॉर्ड एमहर्स्ट। ये लॉर्ड एमहर्स्ट का समय है 1823 से 28 एडी। हम लोग देख लें, ये बहुत ही प्रभावशाली लॉर्ड एमहर्स्ट है जो 1823 से 1828 तक भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, भारत के सबसे बड़े प्रशासक के रूप में अपने कार्यों को करते हैं। इनके काल में जो बड़ी घटना है उस घटना में हम प्रथम महत्वपूर्ण घटना देखते हैं और वह है प्रथम अंगल बर्मा युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज ने श्रीलंका पर भी, म्यांमार जो आज आप देख रहे हैं बर्मा, इस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया था। 3 अंगल बर्मा युद्ध होती है जो एमहर्स्ट, डलहौजी और डफरिन के काल में होती है।
इन तीनों के द्वारा अंततः डफरिन के काल में बर्मा को भारत में मिला लिया जाता है, भारत के प्रशासन के साथ करता है। तो इस संदर्भ में हम प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की चर्चा करेंगे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के मध्य, देखिए ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का समय है। इस युद्ध में बर्मा पराजित होता है और एक संधि होती है, यांडबू की संधि। तो ये यांडबू की संधि के बारे में हम लोग देखें। 1826 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि होगी एमहास्ट के समय, और यह यांडबू की संधि होगी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ। इस युद्ध का कारण है डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार और पदाधिकारियों की हत्या। लेकिन यह फिर वही बात उठती है कि अंग्रेज यहाँ भी अपना विस्तार करना चाहता है। यह एक तात्कालीन कारण थी, लेकिन मूल कारण यह थी कि अंग्रेज बर्मा पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बीच लड़ा गया, इसमें अंग्रेज की जीत होती है, बर्मा की पराजय होती है, हार होती है, और फिर दोनों के बीच समझौता की वार्तालाप चलती है, दोनों के बीच समझौता होती है, और वही समझौता कहलाता है यांडबू की संधि। ये यांडबू की संधि इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस संधि के द्वारा हम देखेंगे कि इस यांडबू की संधि के द्वारा अंग्रेज का बर्मा पर प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, और इसके बढ़ते प्रभाव के कारण समस्या अधिक जटिल होने लगती है। एमहस्ट के समय और भी कुछ बड़ी बातें हम देख सकते हैं। सेवाराम के नेतृत्व में 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में 1825 में भील विद्रोह होता है। भील विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके नेता है सेवाराम। फिर हम देख सकते हैं अहोम विद्रोह 1828 में, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा। इस विद्रोह के जो लीडर है हम देख सकते हैं तीरथ सिंह, इस विद्रोह में बड़ी ही भूमिका निभाता है। मेरा यह कहना है कि अंग्रेज एक और भारत पर तो विजय प्राप्त कर रहा है, भारत के पड़ोसी जो देश है, जिस तरह नेपाल आपने देखा, फिर बर्मा के बारे में आपने देखा कि उनके यांडबू की संधि द्वारा वहाँ प्रभाव शुरू कर देता है। निचली बर्मा में अपना प्रभाव जमाना, वहाँ के संसाधन और बंदरगाह के प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है कुछ मामूली शुल्क देकर, और जो वन काटने का भी अधिकार मिला, जो बहुत ही कम शुल्क या बाद में ना देकर वह मनमौजी करने लगा। लेकिन इसी दौर में भारत में विद्रोह भी हुआ, भील विद्रोह, यानी कंपनी के विरुद्ध
विद्रोह भी बहुत तेज हो रही है। और इस विद्रोह में एक बहुत बड़ी विद्रोह है, वह है भील विद्रोह, जो सेवाराम के नेतृत्व में 1825 के आसपास में हुआ। और अहोम विद्रोह, अहोम असम, पूर्वी भारत, असम क्षेत्र की एक जनजाति जो इतिहास में काफ़ी प्रभावशाली रहा, मुगलों के विरुद्ध भी बड़ी ही सशक्त युद्ध किया, अंग्रेजों के विरुद्ध भी ये अपनी सशक्त शक्ति का परिचय दिया। क्योंकि हमारे देश में यह सिस्टम है कि जो संपन्नशील व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं, वह अधिक सत्ता पक्ष के साथ जुड़ जाते हैं। इस कारण जो उससे बाहरी वेग है, शक्ति है, वह उस सत्ता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, अमानवीय व्यवहार के विरोध में विद्रोह कर कर भी बहुत सफल नहीं हो पाता है। तो यह अपनी जगह है, लेकिन यह विद्रोह भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इससे 1828 में जो हुआ था, यह अंग्रेज के लिए बहुत ही खतरनाक रहा। फिर हम बहुत जल्द ही देखेंगे कि 1830 के दशक में भी बहुत सारा विद्रोह होगा, जिसमें कोल विद्रोह, हो विद्रोह, भूमिजा विद्रोह 1830 के जस्ट बाद बहुत ही महत्वपूर्ण, अंग्रेज के लिए सिरदर्द बन गया था। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1828 से 1835 तक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें कि इनके काल में कौन कौन सी बड़ी घटना हुआ। तो हम देख सकते हैं कि इनके काल में जो एक बड़ी घटना है, हम उस पर चर्चा कर दें। चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया? कंपनी की व्यापारिक कार्य से मुक्ति, कंपनी विशुद्ध रूप में राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति बन गई। तीसरा बात, योग्यता को नौकरी का आधार। चौथी बात, दास व्यापार और दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान। कानून बनाने का प्रावधान, कानून बनाने का प्रावधान किया गया।
पांचवी बात जो इसके अंतर्गत बड़ी बात की गई वह थी कि केंद्रीकरण, केंद्रीकृत व्यवस्था को मजबूत किया। छठी बातें जो इस समय बड़ी महत्वपूर्ण थी, वित्त सदस्य की नियुक्ति आदि। 1833 के चार्टर एक्ट जो लाया गया उसमें कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई, जिसके द्वारा कंपनी की व्यापारिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया, उन्हें प्रशासनिक राजनीतिक शक्ति बना दिया गया, योग्यता को नौकरी का आधार बनाया गया, दास प्रथा और दास व्यापार को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का भी प्रावधान किया गया, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बल दिया गया, वित्त सदस्य की नियुक्ति की गई और फिर वह वित्त सदस्य जो थे लॉर्ड विधि सदस्य की नियुक्ति की, या वो सदस्य था लॉर्ड मैकाले, प्रथम विधि सदस्य। प्रथम विधि आयोग 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में। तो प्रथम विधि आयोग 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में बनाई गई। इस पर आगे फिर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।